जय हिंद बच्चों। क्या हाल चाल है आप सबके। मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाला। मैं लेकर कक्षा 10 का पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी लेकर आया हूं, जिसमें कि फर्स्ट रिवीजन चल रहा है यह सीरीज, जिसमें हम लोग बहुत तेजी से मात्र 2 महीने में भाई रिवीजन करा रहे हैं, जिसमें कि जो बच्चे आज तक पढ़ाई नहीं किए पूरे साल, उन लोगों का भी बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, मतलब तैयार हो जाएगा। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका तो भाई क्या कहने, उनका तो रिवीजन ही हो रहा है एक तरह से। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सत्ता की साझेदारी। इसमें हम लोग देखेंगे कि भाई सत्ता की बंटवारा कैसे होता है, इसके बारे में चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन इससे आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें यदि हम, तो लोकतंत्र में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती, बल्कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता को विकेंद्रित यानी कि बांटा किया जाता है। ठीक है, इस अध्याय में बेल्जियम और श्रीलंका उदाहरण के माध्यम से सत्ता के बंटवारे के महत्व को समझाया गया है। ठीक है, इसमें दो देश, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका के बारे में बात किया गया है, जिसमें कि बहुत ही अच्छे तरीके से इस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि बेल्जियम की स्थिति क्या है भाई यूरोप के अंदर, और श्रीलंका की स्थिति क्या है एशिया के अंदर। ये जो देश है ये दोनों के दोनों अलग अलग महाद्वीप में है। एक है यूरोप में बसता हुआ, ठीक है, एक यूरोप में बसता है और एक है एशिया में बसता है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो बेल्जियम की बात की जा रही है कि स्थिति जो इसकी है, यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसका क्षेत्रफल लगभग हरियाणा से भी छोटा है। हरियाणा आप देखते हैं पंजाब के बगल में है। अगर जातीय बनावट की बात करें तो पूरे देश में लगभग 59% लोग डच बोलते हैं, जिसे फ्लेंसिक इलाका की बात करें 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 1% लोग जर्मन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि 59% लोग डच, 40% फ्रेंच, 1% जर्मन के लोग हैं। राजधानी की बात करें ब्रुसेल्स की, इसमें जो स्थिति है उल्टी है। राजधानी में पूरे इलाका में अलग स्थिति है, वहीं पे जो राजधानी है उसकी स्थिति उल्टी है। यहाँ पे क्या है कि जो फ्रेंच लोग हैं वो 80% बोलते हैं, फ्रेंच को 80% बोला जाता है। वहीं पे डच लोग जो हैं डच 20% बोला जाता है। जर्मन का कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे। अगर मान के चलें यहाँ पे हम लोग की समस्या क्या यहाँ पे है, तो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे, जिससे डच भाषी लोगों में नाराजगी थी। 1950 और 60 के दशक में इन दोनों समूहों में बहुत ज़्यादा तनाव था। ठीक है, मतलब किस बात है में भाई कि दोनों अलग अलग तरह के लोग हैं, एक फ्रेंच है और एक डच है, जो अलग अलग भाषा भी बोलते हैं, तो इनमें तनाव बढ़ा। तो बेल्जियम की समझदारी की बात करें तो टकराव रोकने के लिए बेल्जियम ने 1970 से 93 के बीच संविधान में 4 संशोधन किए। कितने संशोधन किए? 4 संशोधन, जिससे कि तनाव भाई रुक सके। केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, यह संशोधन था। ठीक है, जो जितने मंत्री होंगे, जितने डच होंगे 50-50%। ठीक है, 50% एंड 50%, मतलब कि आपका जो 100% है वो 50-50% करके दोनों भाषाओं को दिया जाएगा, मतलब दोनों जातियों को दिया जाएगा, एक फ्रेंच और डच को। राज्य सरकारों की बात की जाए तो केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां राज्य सरकारों को दी गई। राज्य सरकारें केंद्र के अधीन नहीं है। अब से यह जो संशोधन हुआ था 1970 से 93 के बीच, उस टाइम की बात की जा रही है कि जो बेल्जियम में संशोधन हुआ उसमें बोला जा रहा है कि भाई जो केंद्र की सरकार है उनकी अनेक शक्तियां राज्य को सरकार को दी गई और राज्य सरकार केंद्र के अधीन अब नहीं रहेगी।
ब्रुसेल्स सरकार की बात की जाए, यानी जो राजधानी की सरकार थी उसकी बात की जाए, तो राजधानी में अलग सरकार है। इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। मतलब आप कोई भी मतलब प्रधानमंत्री वगैरह बन सकता है वहाँ पे, ऐसा संशोधन में बताया गया। और एक सामुदायिक सरकार की बात की जाए तो यह एक तीसरे स्तर की सरकार है जिसका चुनाव एक ही भाषा यानी डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले लोग करते हैं। यह संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले देती है। ये सरकार किन किन मसलों पे बात करती है भाई? तो संस्कृति, शिक्षा और भाषा के मसलों पे या मामलों पे विचार करती है और फैसले देती है। अब वहीं पे श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा स्थिति देख लेते हैं। तो यह स्थिति जो है भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश जो कि 1948 में स्वतंत्र हुआ। यानी कि हमारे यानी भारत के देश, भारत कब स्वतंत्र हुआ है भाई? तो 1947 में स्वतंत्र हुआ है भारत। वहीं पे एक वर्ष बाद श्रीलंका भी स्वतंत्र हुआ है। किससे स्वतंत्र हुआ है? उन्हीं अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ है। ठीक है। अगर जातीय बनावट की बात करें तो जैसे वहाँ पे थे डच थे, फ्रेंच थे, जर्मन थे। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें तो सबसे जो प्रमुख समूह यहाँ पे है वो सिंघली है। सिंघली जो भाषा है लोग हैं वो 74% है। वहीं पे तमिल की बात करें तो 18% है। अधिकतर सिंघली जो बौद्ध है, जबकि तमिल हिंदू और मुसलमान है। ठीक है। जो सिंघली है वो क्या है? बौद्धिस्ट है। और जो तमिल है वो हिंदू या मुसलमान है। वहीं पे अगर बात करें श्रीलंका के बहुसंख्यकवाद की तो सिंघली समुदाय ने अपनी संख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाया। मतलब जो सिंघली समुदाय वहाँ पे है, जो जाति है, उसने वहाँ पे श्रीलंका पे अपना कब्जा जमा के रखा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में सिंघली लोग हैं। ठीक है। 1956 का कानून सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। 1956 में सिंघली को एक राजभाषा वहाँ पर घोषित कर दिया गया है। ठीक है। नौकरियों की बात की जाए तो सरकारी नौकरियों में सिंघलियों का प्राथमिकता दी जाती है, सिंघलियों को, तमिल को नहीं दी जाती है। धर्म में बात की जाए तो सरकार ने बौद्ध मत को संरक्षण देने का प्रावधान किया है। वहीं पे मतलब हिंदू या मुस्लिम को नहीं है कोई। परिणाम के तौर पे बात करें तो तमिल में बेगानापन बढ़ा और उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर तमिल ईलम स्वतंत्र सरकार की मांग की। किसकी वजह से? क्योंकि सिंघलियों ने क्या किया है भाई? वहाँ पे बौद्धिस्टों के लिए संरक्षण प्रदान किया, हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए नहीं किया। वहाँ पे नौकरियों में सिंघली को ज़्यादा प्राथमिकता दी गया है और तमिलों को नहीं दिया गया। तो भाई जाहिर सी बात है कि यहाँ पे विरोध तो होगा ही। दोनों समुदाय के बीच टकराव और गृह युद्ध के रूप ले लिया, जिससे हजारों लोग मारे गए और देश का आर्थिक नुकसान हुआ। ठीक है। निष्कर्ष यदि निकाले दोनों देशों के मुकाबले तो यहाँ पे देखिए बेल्जियम नेताओं ने विविधता का सम्मान किया और सत्ता में साझेदारी की, जिससे देश एकजुट रहा। वहीं पे श्रीलंका की बात करें तो बहुसंख्यक समुदाय ने अपनी इच्छा थोपी और सत्ता में साझेदारी नहीं की, जिससे देश की एकता में संकट पड़ गई, जिसके वजह से यहाँ पे गृह युद्ध या सिविल वॉर हो गया। अगर बात करें कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, मतलब सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है किसी भी देश में, तो इसके दो प्रमुख तर्क हैं। कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। युक्तिपरक तर्क कौन कौन से हैं? तो यह सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम करता है। मतलब जो देश के अंदर लोग हैं अलग अलग समूहों में, उनमें जो टकराव है उनका अंदेशा कम कर देता है। यह राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। राजनीतिक व्यवस्था को अच्छे से बनाने के लिए ये जरूरी है। बहुसंख्यकों का आतंक अंततः पूरे देश बहुसंख्यक सहित के लिए बर्बाद करने वाला होता है। नैतिक तर्क बात करें, ये था हमारा युक्तिपरक तर्क में 3 मत थे। ठीक है ना। वहीं पे नैतिक तर्क बात कर लेते हैं हम। तो नैतिक तर्क में बात करें तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। वैध सरकार वही है जो लोग भागीदारी के माध्यम से शासन से जुड़ते हैं, जिसको लोगों ने चुना है वो भाई क्या है, वही सरकार सबसे अच्छी मानी जाएगी। अगर नेक्स्ट बात करें सत्ता की साझेदारी के रूप
किन किन रूपों में सत्ता की साझेदारी हो सकती है। तो आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे मुख्य चार रूप से किए जा सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से चार रूप। पहला है क्षैतिज विवरण, क्षैतिज तरीके से किया जा सकता है। इनमें सरकार के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। किसको कहते हैं? तो इन विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को कहते हैं। ऊर्ध्वाधर विवरण में बात यदि हम लोग करें तो सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है। जैसे पूरे देश के लिए केंद्र सरकार और प्रांतीय स्तर पर राज्य सरकार इसे संघीय विभाजन भी कहते हैं या करती है। ठीक है। अगर विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच की बात यदि बोले तो सत्ता का बंटवारा भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है, जैसे बेल्जियम की सामुदायिक सरकार ने किया। ठीक है। कब किया भाई? तो 1970 से 90 के बीच में किया। ये सब भारत में आरक्षित चुनाव क्षेत्र इसी का उदाहरण है। ठीक है। राजनीतिक दलों और दबाव के समूह के बीच बात यदि करें हम लोग तो जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार बनाती हैं तो इसे गठबंधन सरकार तो कहते हैं। और तो यह भी सत्ता की साझेदारी होती है। अगर नेक्स्ट बात हम लोग करें कि भाई विभिन्न हित समूह भी सरकार की नीतियों को प्रभावित कर सत्ता की में भागीदारी कर सकते हैं, जैसे कि व्यापारी, मजदूर और सभी निचले तबके के लोग भी सत्ता में साझेदारी कर सकते हैं। तो यही हमारा चैप्टर था आज की सत्ता की साझेदारी कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि दो देश बेल्जियम और श्रीलंका का हमने केस स्टडी किया, जिसमें हमने पाया कि भाई भाषाओं के आधार पे भी देश में अलग अलग फूट या मतभेद हो सकते हैं, मगर उनको भी सरकार चाहे तो सुलझा सकती है। जैसे कि बेल्जियम के सरकार ने सुलझाया और वहीं पे श्रीलंका की सरकार ने नहीं सुलझाया, जैसे सिंगली और तमिल को अलग अलग बांट दिया, जिसकी वजह से गृह युद्ध या मतलब सिविल वॉर हो गया। ठीक है। तो यही था हमारा चैप्टर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि कोई भी समस्या होती है तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।